देखो पॉलिटी में हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे अनुच्छेद 79, ठीक है। अनुच्छेद 79 में क्या था? संसद, ठीक है। 80 में क्या था? राज्यसभा। 81 में क्या था? लोकसभा। तो इसके बारे में हम आपको संसद के बारे में पढ़ा चुके हैं, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कंपेयर करके हमने चीज़ें आपको पढ़ा दी। लेकिन आज के वीडियो में हम केवल और केवल राज्यसभा के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 80 में हमारा जो है राज्यसभा का वर्ण है। किस में वर्ण है? 80 में। राज्यसभा के कई सारे नाम हैं, तो राज्यसभा को सबसे पहले राज्यसभा ही कहते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा नाम उच्च सदन भी है, इसका दूसरा नाम शिक्षकों का सदन भी है, ठीक है। इसके अलावा इसे विशेषज्ञों का सदन भी कहते हैं। इसके अलावा इसको द्वितीय सदन भी कहते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो कई नाम हैं इसके, क्लियर। तो अब ये तो इतने नाम हो गए। इसके अलावा अब इसको देखते हैं हम। यहाँ पे सभी जो राज्यसभा के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे बना ली हैं। जैसे पहला ये है संरचना। संरचना मतलब सदस्य कैसे किस हिसाब से होते हैं। उसके अलावा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, योग्यता क्या है, किसी को राज्यसभा में सदस्य बनना है तो उसका योग्यता क्या होना चाहिए, कार्यकाल क्या है, चुनाव कैसे होता है, सभापति कौन होता है, और कुछ विशेष बातें जो राज्यसभा से जुड़ी हुई हैं उनको हम समझेंगे। तो ये पूरा वीडियो का लाने का उद्देश्य ये था कि एक साथ जो है हमें राज्यसभा के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाए। जबकि इससे पहले वाले वीडियो में जब हम संसद पढ़ाए हैं तो वहाँ भी लोकसभा और राज्यसभा को कंपेयर करके पढ़े हैं, लेकिन इतनी विस्तृत जानकारी वहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसको देखो ध्यान समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे क्या है कि संरचना में यहाँ पे राज्यसभा में ये बताया गया है कि राज्यसभा में जो टोटल सीटें हैं, कुल मिलाकर के जो सीटें हैं वो 250 हैं। अब ये कहोगे कि अभी तक आप बता रहे थे कि राज्यसभा में 245 सीटें होती हैं, अभी 250 कहाँ से आ गई? तो वर्तमान समय में जो सीटें हैं, वर्तमान समय में मतलब जितने लोग राज्यसभा में बैठते हैं वो 245 हैं, लेकिन टोटल बैठने की क्षमता कितनी है उसमें? 250। जैसे अगर हम कह दें हमारा क्लास है, अब इस क्लास में विद्यार्थियों की बैठने की क्षमता कितनी है? मान लेते हैं 50, और अभी मान लेते हैं विद्यार्थियाँ हैं 45, यानी वर्तमान समय में हमारी कक्षा में 45 विद्यार्थी आते हैं। तो हम कहेंगे कि सीटों की संख्या कितनी है, यानी इस विद्यार्थी कितने हैं? 45, लेकिन कुल सीटों की संख्या कितनी है? 50। वैसे ही राज्यसभा में जो कुल सीटों की संख्या है वो 245 है, लेकिन वर्तमान समय में कितने वहाँ पे राज्यसभा में जो व्यक्ति हैं बैठते हैं वो कितने हैं? 245। तो वही जनरली आपको वर्तमान समय में अगर आपको बताएगा तो 245 आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन अब कभी कभी क्या होता है, राज्यसभा में इस सदस्यों को ही घुमा करके क्वेश्चन पूछ देता है। कैसे पूछता है समझिए। सबसे पहले समझते हैं टोटल सीटें कितनी हैं? 250। टोटल सब मिला करके सीटें 250 हैं। इसके बाद यानी सदस्य इसमें आते कहाँ से हैं? तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं से आते हैं, ठीक है। तो विधानसभा जो होती है वहाँ पे राज्यों की विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा से आती हैं, और कुछ जो सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं, अपनी मर्जी से बुला लेंगे कि तुम ये क्षेत्र में विद्वान हो, तुम ये क्षेत्र में विद्वान हो। कोई संगीत में विद्वान है, तो कोई शिक्षा में विद्वान है, तो कोई खेल में विद्वान है। तो राष्ट्रपति जी को जो बढ़िया लगेगा, मान लो सचिन तेंदुलकर बढ़िया काम करते हैं, बढ़िया खेल खेला उन्होंने, है ना, क्रिकेट के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत अच्छा किया, तो उन्होंने बुला लिया। राष्ट्रपति जी ने कहा अच्छा तुम बढ़िया काम करते हो तो ऐसा करो, हम तुम्हें मनोनीत करते हैं राज्यसभा में, तुम आ जाओ, उसके सदस्य बन जाओ। तो राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। जबकि अगर ध्यान से देखा जाए तो केंद्र मतलब राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से टोटल 250 थे, 250 में 12 का मनोनयन कर दिया, तो बचे कितने? 238। तो 238 जो हैं इनको कौन बुलाएगा? तो ये कहाँ से लाए जाएंगे? तो ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे, ठीक है। लेकिन इनको लाएगा कौन? ये भी तो बात बनी वाली है कि इनको लाएगा कौन। तो ये अभी हम आपको बताएंगे। इनको डायरेक्ट जनता नहीं भेजती है, जनता के प्रतिनिधि इनको चुन के लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप समझ चुके कि यानी राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आते हैं? 238 आ सकते हैं अधिकतम। लेकिन होता क्या है, ये 238 आते नहीं हैं, ये 238 से कम आते हैं, 233 ही आते हैं। देखो मनोनयन के द्वारा तो 12 आ गए, इसलिए हमने 12 लिख दिया, लेकिन ये 238 अधिकतम आ सकते हैं राज्यों और केंद्र शासित से मिला करके, विधानसभाओं से मिला करके 238 अधिकतम आ सकते हैं। लेकिन आते कितने हैं? 233 ही आते हैं। तो कहते हैं 233 ऐसा कहाँ है? तो देखो ऐसा है कि राज्य हमारे देश में जो हैं, उन राज्यों में से जितने व्यक्तियों को बुलाया जाता है, मतलब वो लोग तो आ जाते हैं, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान समय में 9 हैं। तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों के पास विधानसभा नहीं है। जैसे दिल्ली और पांडिचेरी जो हैं इनके पास विधानसभा हैं,
लेकिन बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके पास विधानसभा नहीं है। तो वे जो बाकी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ से भी सदस्यों को आना था, और वो क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि उनके पास विधानसभा नहीं, तो यहाँ कहाँ से वो लोग? तो वो जब नहीं आ पाते हैं, इसीलिए कि राज्यों से तो पूरे सदस्य आ जाते हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों से पूरे सदस्य नहीं आ पाते, इसीलिए 238 से संख्या घट करके 233 रह जाती है। ठीक है, अब इनको जोड़ करके तुम देखोगे तो कुल योग 245 निकल के आ जाता है। तो इसीलिए कहा था कि वर्तमान समय में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो 245। वर्तमान समय में, क्वेश्चन ऐसे ही बुलाएगा, एग्जाम में पूछेगा कि वर्तमान समय में जो है कुल सदस्य कितने हैं राज्यसभा में? तो 245 है। लेकिन कहीं राज्यसभा में कुल कितने अधिकतम सदस्य आ सकते हैं? तो कुल कितने आ सकते हैं? तो 250। समझ पा रहे हो? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति जी हैं, वो कितने सदस्यों का मनोनयन करते हैं? तो 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों से कुल कितने सदस्य आते हैं? ठीक है, तो कितने आते हैं? 233। लेकिन कितने अधिकतम आ सकते हैं? तो 238। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन वो बना सकता है, तो इसी में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 250 अधिकतम है, 250 में केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों से 238 आ सकते हैं, 12 का मनोनयन राष्ट्रपति कर सकते हैं। लेकिन आते कितने हैं? 238 आना चाहिए था, लेकिन आते भैया 233 ही है, और 12 मनोनयन। तो कुल मिलाकर के वर्तमान समय में कुल कितने सदस्य हैं? 245। समझ पाए? तो संरचना आपको समझ में आ गई होगी। पहला खंड जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे खंड में देखें सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो देखो, इनका निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का मतलब हमने आपको बताया है, ऐसी पद्धति जिसमें डायरेक्ट जो है उनको ना चुने, डायरेक्ट जनता जो है ना चुने। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनको डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है। इनको कौन चुनते हैं? तो जो तुम्हारी लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा के जो विधायक लोग हैं, विधायक बने बोल रहे हैं, सांसद लोग हैं, वो लोग इनको चुनेंगे। ठीक है, तो जनता के द्वारा जो सांसद चुने गए हैं लोकसभा में वही इनको चुनते हैं। तो यानी क्या होगा कि हमने विधायकों सांसदों को चुन लिया, अब वो सांसद क्या करेंगे? राज्यसभा के सदस्यों को चुनेंगे। तो यानी इनडायरेक्टली हो गया कि नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा। तो ये चुनाव पद्धति कैसी होती है? अप्रत्यक्ष। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ देखिए कि इसमें जो अब ये समझने वाली बात है कि टोटल 245 सदस्य हैं, लेकिन किस राज्य से कितने सदस्य आएंगे नहीं समझ पाए। देखो, टोटल राज्यसभा में कितने? 245 सदस्य हैं। 12 तो राष्ट्रपति ने अपने मनोनयन कर लिया, उनकी तो बातें छोड़ो। 233 जो आते हैं, इनमें से किस राज्य से कितने सदस्यों को बुलाया जाए, ये भी तो प्रश्न है। हमारे वर्तमान भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9। ठीक है, सॉरी अब 8, ठीक है, 8 हैं, 8 9 है। तो देखो, वर्तमान समय में कितने राज्य हैं? 28, और राज्य केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। तो ये थोड़ा सा देखो जो है इसको आप सुधार लीजिए। 28 राज्य है और 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश। तो होगा क्या? अब यहाँ पे देखिए सदस्यों का निर्वाचन जो है कैसे होता है ये समझिए। तो हमने क्या बताया कि इन 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से, तो केंद्र शासित प्रदेश से तो सब के से तो आए थे ना, दिल्ली उपांचली से आएंगे। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो 28 राज्यों में किस हिसाब से भाई बुलाया जाए? सबसे बराबर बुलाया जाए कि कैसे बुलाया जाए? तो ऐसा होता है कि हमारे वर्तमान समय में क्या बताया गया है कि जो इसमें सदस्य आएंगे राज्यसभा में, वो जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी उसी हिसाब से वहाँ पे सदस्य आएंगे। तो पूरे भारत में यूपी एक ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो यूपी से सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो कहाँ जाते हैं? राज्यसभा में। जबकि जैसे गोवा जैसा जो राज्य है तो बहुत छोटा है, उसकी जनसंख्या बहुत कम है, तो वहाँ से जो है सबसे कम सदस्य वहाँ जाते हैं। तो यानी जनसंख्या जितनी, यानी किस पे निर्भर करता है? ये जनसंख्या पे निर्भर करता है। लेकिन कौन सी जनसंख्या पर निर्भर करता है? जनसंख्या तो हर समय बढ़ती रहती है। हर साल देखो इंडिया जनसंख्या बढ़ाने में वैसे माहिर है, तो हर साल देखो जनसंख्या बढ़ जाती है। तो कौनी वाली जनसंख्या, कौनी जनगणना की जनसंख्या के आधार पर ये किया गया है सीटों का आवंटन। मतलब आवंटन का मतलब किस जनसंख्या के आधार पर सीटों को बांटा गया है। तो भैया 1971 की जनगणना जो है उसी के आधार पर सीटों को बांटा गया है। ठीक है, क्योंकि देखो ये समझो, मान लो अगर जनसंख्या हर साल बढ़ रही है, हर 10 साल में देखा सीटें, जनसंख्या बढ़ जाएगी तो सीटें बढ़ानी पड़ेंगी। और सीटें बढ़ानी पड़ेंगी तो लोकसभा राज्यसभा जो सांसद भवन है उसमें सीटें तो 250 हैं, तो सीटों की संख्या नहीं बढ़ानी पड़ेगी। सीटों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी तो फिर क्या है, जो तुम्हारा संसद भवन है उसको भी बड़ा करना पड़ेगा। तो इसीलिए संविधान में संशोधन करके ये बता दिया गया था कि इसको जो जनसंख्या जो लोकसभा और राज्यसभा में सीटों की संख्या है वो 1971 की जनगणना के अनुसार ही रहेगा, और ये 2026 तक नहीं बदला जाएगा।
कब तक नहीं बदला जाएगा? 2026 तक। इसीलिए नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है, 2026 से पहले निर्माण हो जाएगा और 2026 में सीटों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पे देखो हमने क्या बताया, हमने क्या बताया आपको कि सबसे ज़्यादा जिस राज्य में जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उसी राज्य से उतने ज़्यादा सदस्य राज्यसभा में पहुँचेंगे। तो देखो यूपी हमारा जो राज्य है सबसे ज़्यादा यहाँ पे जनसंख्या है, तो लगभग 31 सदस्य जो है यूपी से केवल जाते हैं। ठीक है, जबकि गोवा बहुत छोटा है तो उससे बहुत कम सदस्य जाते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यही लिखा हुआ है, इनके सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा होता है। बाकी राज्यसभा के सदस्य अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी जो अब मान लो यूपी से जो जाएगा राज्यसभा में तो अपने राज्य की बात तो कहेगा, जो कमी कुछ होगी है ना, जो जरूरत होगी राज्य में वो सब बात कहेगा नहीं। तो राज्यों, ये जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ये अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा अनुसूची 4 में ये बताया गया है, अनुसूचियाँ हमने आपको पढ़ा दी है, अनुसूची 4 में बताया गया है कि राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है किस हिसाब से होता है, जनसंख्या के आधार पर। राज्यों में जनसंख्या जिस हिसाब से होगी उसी हिसाब से सीटों का आवंटन किया जाएगा। क्लियर बात समझ पाए? सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है कहाँ की है? यूपी की, इसलिए सबसे ज़्यादा सीटें राज्यसभा में यूपी की हैं। कितनी हैं? 31। क्लियर। इसके बाद आगे देखते हैं। अब अगर कोनो व्यक्ति ये चाहता है कि राज्यसभा में हम सदस्य बन जाएँ, राज्यसभा के सदस्य बन जाएँ, तो इसको हमने आपको बताया है। सबसे पहले राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत के अलावा कोई देश का वो नागरिक नहीं राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। ठीक है। दूसरी बात क्या है? उसकी आयु 30 वर्ष हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, इसको याद कैसे रखोगे? हमने बताया था आपको अनुच्छेद 79, सॉरी ये देखो संसद जो है, संसद ऐसे याद करोगे, संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ से अगर देखोगे तो लोकसभा में सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, और राष्ट्रपति को पीछे रख दो तो राष्ट्रपति हो जाएंगे 35 वर्ष। तो 25, 30, 35 बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। तो यानी अगर राज्यसभा में सदस्य बनना है तो कम से कम वो व्यक्ति 30 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। ये मतलब 30 वर्ष से अगर एक भी दिन कम रहेगा तो वो सदस्य नहीं बन सकता। 30 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। इसके अलावा वह किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, लाभ का पद हमने आपको बताया, सरकारी नौकरी अगर कौन कर रहा है तो वो लाभ का पद होता है। कोई भी सरकारी नौकरी वो लाभ का पद है। जबकि जितने नेता मंत्री होते हैं ये कौनों लाभ के पद पर नहीं होते हैं। इनको पैसा बहुत मिलता है, आप जानते ही हो, लाभ इनको कुछ नहीं होता, समझ रहे हो? तो मंत्री लोग जो है चाहे जितना घपला कर दें, इनको कौनों लाभ नहीं होता, तो वो लाभ का पद नहीं माना जाता है। इसके अलावा दिवालिया ना हो। तो दिवालिया हमने आपको बताया था, ऐसा व्यक्ति जौन ज़रूरत से ज़्यादा, जितना उसके पास क्षमता नहीं है उससे ज़्यादा कर्जा ले लिया। अब ऐसा व्यक्ति अगर राज्यसभा का सदस्य बनाएगा तो पहले क्या करेगा? बन करके सीधे अपना कर्जा भुगतान पहले करेगा कि चलो भैया अपना जो है कर्जा इतना बाकी है उसको बना दिया जाए। दिवालिया क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो कि अपने ज़रूरत से ज़्यादा कर्जा ले चुका हो। ठीक है, तो ये भी ना हो। इसके अलावा ये 4 योग्यताएँ तो होनी ही चाहिए। और ये नई योग्यता, इसको क्या है? संसद द्वारा बनाए गए कानून को पूर्ण करना चाहिए। मान लो भविष्य में संसद द्वारा कोई नया कानून बना दिया जाए योग्यता के संदर्भ में, तो वो जो कानून है उसका उस पर भी निर्भर होगा। तो ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन ये 4 योग्यताएं आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन योग्यता है? पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, 30 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा, जो लाभ के पद पर ना हो। चौथा, दिवालिया ना हो। ठीक है, आगे कार्यकाल। तो कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों का कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। लेकिन हम कही दें राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो अनंत। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कार्यकाल अनंत होता है। तो यहाँ पे ये बात भी आपको याद रखना है कि राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगर कोनो सदस्य मान लो राज्यसभा में सदस्य रह के वो बिगा करता ना यार बहुत दिन है, मैं मना करेंगे है, तो वो बीच में चाहे तो अपना इस्तीफा दे सकता है। ठीक है, समझ पर त्याग पत्र दे सकता है। इसके अलावा चुनाव। ठीक, चुनाव ये हमने आपको पढ़ा दिया है, इससे पहले वाले वीडियो में ही बता दिया है कि चुनाव जो है हर 2 वर्ष में होता है। कितने वर्ष में होता है? हर 2 वर्ष में होता है। और 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष में होता है। ठीक है, ये हमने आपको बताया था इस तरीके से कि मान लेते हैं ये संसद भवन है, इसने सॉरी ये तुम्हारा राज्यसभा है, राज्यसभा में ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, ये राज्यसभा। ठीक, राज्यसभा में मान लेते हैं 3 खंड है। ठीक है, अब बताया था हमने कि टोटल जो है इसे सदस्य मान लेते हैं एक। ठीक, तो इन पहले वाले सदस्यों का चुनाव जो है 1/3 सदस्यों का चुनाव जो है पहले वर्ष हो गया, किस सन में हो गया। ठीक है, अगले 2 साल बाद फिर इनका हो जाता है, अगले 2 साल बाद इनका हो जाता है। ठीक,
तो इस तरीके से इनका चुनाव हो जाता है और धीरे धीरे इसका चुनाव होगा तब नए आ जाएंगे, ये लोग बने रहेंगे, फिर इनका चुनाव होगा फिर नए आ जाएंगे, ये लोग बने रहेंगे, इनका चुनाव आएगा तो फिर बने रहेंगे। ठीक है, ये हमने आपको उसमें बता दिया है पिछले वीडियो में, उसमें डिटेल में आप देख सकते हो। ठीक है, क्लियर, संसद वाले वीडियो में। आगे इसमें देखिए, तो चुनाव कितने वर्ष में होता है? हर 6 वर्ष में होता है। ठीक, सॉरी 2 वर्षों में चुनाव होता है, लेकिन कार्यकाल कितना होता है सदस्यों का? 6 वर्ष होता है। क्लियर, आगे और देखते हैं सभापति। अब ये देखो, लोकसभा का जो मेन व्यक्ति होगा उसे कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर, जबकि जो राज्यसभा का मेन व्यक्ति होगा उसे कहते हैं सभापति, उसको राज्यसभा अध्यक्ष नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सभापति। ये बात भी आपको याद रखना है। लेकिन राज्यसभा का सभापति करता क्या है? तो मान लो राज्यसभा की जब बैठक हो जाती है, सत्र बुलाए जाते हैं, तो जो वहाँ पे सदस्य हैं उनको उनसे प्रश्न पूछना है, वो जो बातें कर रहे हैं उनको बैठाना। ठीक, ये सब चीज़ें जो हैं किनका काम होता है? सभापति का। नेता तो ये करता है कि नहीं? अब मान लो किसी भी लोग जो है, मान लो इंडिकेट करने के लिए, कोई बहुत सारी जनसंख्या है उसको शांत करने के लिए है, कोई ना मेन लीडर होना चाहिए कि नहीं? ऐसे 245 लोगों को समझाने के लिए, बैठाने के लिए है, कोई अपने प्रश्न पूछना चाह रहा है, उससे कि आप खड़े होकर पूछिए, हैं, दूसरा पूछना चाह रहा है तो उससे ऑर्डर देने के लिए ये काम कौन करता है? सभापति करता है। ठीक है, सभापति यानी राज्यसभा में उसकी देखरेख करता है सदस्य जो होते हैं, ताकि कोनो झगड़ा ना कर लें आपस में। समझ रहे हो? ठीक, इसके अलावा सभापति जो होता है ये कौन होता है? तो सभापति हमने आपको पढ़ाया था उपराष्ट्रपति के चैप्टर में कि राष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा में सभापति का जो कार्य करते हैं उसके लिए मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति पद के लिए मिलता है। समझ पाए? इसके अलावा उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। होता है क्या? नहीं होता है। और जब वो नहीं होता है तो जब कभी वोटिंग प्रक्रिया होती है तो भैया वो भाग ले पाएगा क्या? नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो प्रश्न आपसे यहाँ पूछता है कि कौन सा ऐसा सदन है जिसमें उस सदन का विशेष व्यक्ति या प्रमुख व्यक्ति उस सदन का ही सदस्य नहीं होता है? तो कौन होते हैं ये? कौन सदन है? वो हमारा राज्यसभा का ही सभापति जो है उस सदन का सदस्य नहीं होता। क्लियर। इसके बाद आगे और देखते हैं। हाँ, उपसभापति। इसके अलावा देखो, सभापति के बाद अगर मान लो सभापति एब्सेंट हो जाए तो उनकी जगह उपसभापति आएंगे। तो उपसभापति का भी एक पद है, और ये जो पद है ये पद कैसे बनाया जाता है? तो ये क्या किया जाता है? तो 245 जो सदस्य हैं तुम्हारे राज्यसभा में, उसी में से किसी एक व्यक्ति को उपसभापति बना लिया जाता है। और जब कभी उपराष्ट्रपति यानी सभापति अनुपस्थित होंगे तो उनकी जगह देखरेख राज्यसभा की कौन करेंगे? उपसभापति। समझ पाए? लेकिन उपसभापति जो है ये तो सदस्य होते हैं कि नहीं? अरे ये तो सदस्य हैं उसी के, ये वोटिंग कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, लेकिन ये सभापति नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अच्छा। इसके बाद देखो यहाँ पे 7वां जो खंड है इसमें क्या है? राज्यसभा कुछ विशेष। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में ये क्या है इसमें समझिए। देखो, एक यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ सूचियाँ होती हैं। सूची क्या होती है ये समझिए। 3 प्रकार की सूची होती है। 3 प्रकार की सूची कौन कौन होती है? एक होती है राज्य सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है संघ सूची, एक होती है समवर्ती सूची। तो राज्य सूची क्या होती है? राज्य सूची पर ऐसे कानून रखे जाते हैं जिसमें केवल और केवल राज्य कानून बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे पॉइंट होते हैं या ऐसे विषय होते हैं जिसमें राज्य कानून बना सकते हैं। संघ सूची जो होती है ऐसे पॉइंट होते हैं जिसमें केवल और केवल केंद्र कानून बना सकते हैं। जबकि समवर्ती सूची ऐसी होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन होता क्या है, राज्यसभा के पास ये पावर है। क्या पावर है? कि मान लो कौनो विषय जो कि राज्य सूची का है, कौनो विषय जो कि राज्य सूची का है, और राज्यसभा के सदस्यों को लग गया कि ये जो विषय है राज्य सूची का, ये राष्ट्र हित के लिए बहुत ज़रूरी है। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या के लिए ज़रूरी है? राष्ट्र हित के लिए। तो अगर ऐसा लग गया राज्यसभा के सदस्यों को, तो राज्यसभा के सदस्य क्या कर देंगे? 2/3 सदस्य मिल करके जो कि विषय था राज्य सूची का, उस राज्य सूची के विषय पर कानून अब केंद्र बना सकती है। नहीं समझ पाए? मतलब विषय था राज्य सूची का, तो राज्य सूची का विषय केंद्र कानून कौन बनाएगा? उस पर राज्य सूची राज्य बनाएगा। भाई राज्य सूची का विषय है तो उस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। लेकिन अगर राज्यसभा चाहे तो वो अपने 2/3 बहुमत से, लगभग 66% बहुमत से, ठीक है, क्या कर सकती है? ये प्रस्ताव पारित कर सकती है कि ये जो राज्य सूची का विषय है ये राष्ट्रीय हित में है, और इस विषय पर अब राज्य कानून नहीं बनाएगी। कौन बनाएगा? केंद्र। समझ पाए? क्लियर। तो इसे मान लो कोनो नदी है जो कि मान लो उत्तर प्रदेश में है, या कोनो भी प्रदेश में, राज्य में।
अब उस नदी में जो नियंत्रण है वो उस राज्य का है, ठीक है। तो मान लेते हैं वह नदी जो है उस राज्य का विषय है, ठीक है। अब राज्य सरकार उस पर डैम बनाए या डैम बना करके बिजली पैदा करे, ये तो राज्य के उसमें निर्भर है। लेकिन अगर केंद्र को लग गया कि अरे डैम बना लेंगे तो आगे वाले राज्यों का क्या होगा, वहाँ पानी कैसे जाएगा, तो केंद्र क्या करेगी कि ये राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, राज्य से कह देगी आप उसमें हस्तक्षेप ना करिए, इसमें हम अब कानून बनाएंगे, आप उसमें डैम नहीं बना सकते हो, ठीक है। लेकिन ये तब हो सकता है जब राज्यसभा के सदस्य उसको 2/3 बहुमत से पारित कर दे, तब। समझ पाए, क्लियर। तो ये राज्यसभा का एक विशेष गुण है। इसके अलावा और क्या है, देखो अब इसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद, यहाँ पे कुछ पॉइंट है अनुच्छेद 312। तो अनुच्छेद 312 क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं का मतलब है भारत में जो उच्चतम सरकारी पद है, सबसे बड़े सरकारी नौकरी, ठीक है। तो यानी किसी भी सेवा को, अगर किसी भी सेवा मतलब सरकारी नौकरी, जैसे सरकारी नौकरी कौन हो गई, टीचिंग, ये भी तो सरकारी नौकरी है। रेलवे में कोई विभाग में व्यक्ति नौकरी कर रहा है, ये भी सरकारी नौकरी है। तो ये सब लोग कैटेगरी की हैं, ठीक। तो अगर अखिल भारतीय सेवाओं में उनको शामिल करना है, मतलब कोनो भी सेवा को शामिल करना चाहते हैं सरकार, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले राज्यसभा में ये प्रस्ताव लाना पड़ेगा। यानी राज्यसभा के 2/3 सदस्य ये कह दें कि हाँ भैया ये जो पद है सरकारी पद, इसको अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल कर दिया जाए। तो राज्यसभा को सबसे पहले इसको प्रस्ताव को लाना पड़ेगा, और 2/3 सदस्य जो है इसमें जब कहेंगे कि हाँ बात सही है, इसको शामिल करना चाहिए, तभी शामिल हो सकता है, नहीं तो नहीं। तो अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं किसमें, अनुच्छेद 312 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं, तो 3 प्रकार की होती हैं, ये आपको याद रखना है। कौन कौन सी, सबसे पहले IAS, IPS, IFS। IAS का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS का मतलब होता है इंडियन पुलिस सर्विस, IFS का मतलब होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, ये ऑप्शन आपको दे ही देगा, और IFS का पूरा फुल फॉर्म दे देगा, इंडियन फॉरेन सर्विस, यानी भारतीय विदेश सेवा। तो विदेश सेवा जो है ये हमारी अखिल भारतीय सेवा नहीं है, ठीक है, ये फॉरेस्ट सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या अखिल भारतीय सेवा। तो ये भी आपको याद रखना, 3 प्रकार की भारतीय सेवाएं होती हैं। इसके अलावा और कुछ विशेष उपबंध क्या है, ये समझिए कि मान लो जैसे हमने आपको पढ़ाया था कि जब कभी भी राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना हो तो उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाता है। और जब महाभियोग लाया था तो चाहे लोकसभा में पहले लाओ, चाहे राज्यसभा में पहले लाओ। और महाभियोग का प्रोसेस हमने पूरा आपको बताया है, आप राष्ट्रपति वाले चैप्टर में देख सकते हो। तो अगर महाभियोग जो राष्ट्रपति शब्द के लिए बोला गया है, केवल राष्ट्रपति शब्द के लिए बोला जाएगा, लेकिन प्रोसेस वही होता है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना चाहते हो तो वही होता है महाभियोग, प्रोसेस वही होता है, लेकिन तब महाभियोग का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति को हटाओगे तब भी प्रोसेस महाभियोग का होता है, लेकिन नाम जो है महाभियोग का हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अगर कभी राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो सबसे पहले प्रस्ताव कहाँ लाना पड़ेगा, राज्यसभा में। कहाँ लाना पड़ेगा, जबकि राष्ट्रपति को हटाते हैं तो चाहे लोकसभा में लाओ चाहे राज्यसभा में। इनके संदर्भ में क्यों लाया जाता है, क्योंकि भैया उपराष्ट्रपति जो हैं ये रहते कहाँ हैं, राज्यसभा में रहते हैं, इसलिए सबसे पहले प्रस्ताव वहीं लाया जाता है। इसके अलावा एक होता है धन विधेयक। धन विधेयक जो है, ठीक, रुपये पैसे से जुड़ा हुआ विधेयक। धन विधेयक जो है सबसे पहले कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में। ये बिल्कुल याद रखना है, किसी भी धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा से ये भेजा जाएगा राज्यसभा में। तो राज्यसभा में जब भेजा जाएगा तो राज्यसभा क्या करती है, अगर मान लो राज्यसभा को या तो सिग्नेचर करके तुरंत भेज दें, सभी सदस्य पारित करके उसको तुरंत भेज देंगे। अगर नहीं भेजेंगे तो 14 दिन तक ये राज्यसभा के पास रहेगा, और 14 दिन के बाद अगर राज्यसभा वाले व्यक्ति जो हैं वो नहीं भेजेंगे तो अपने आप खुद ही ये फिर से पहुंच जाएगा लोकसभा में, और ये इसको पारित मान लिया जाता है, ठीक है। तो 14 दिन तक अधिकतम ये रोक सकते हैं कौन, राज्यसभा वाले व्यक्ति, ठीक है। समझ पाए। तो ये कुछ विशेष जो है पॉइंट हैं जो कि हमने राज्यसभा के बारे में बताए, और उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है समझ में आया होगा, ठीक। तो इसको नोट कर लो आप।